अब ये दौर वो था जब दिलीप साहब के चर्चे आम हो चुके थे, हर जगह उनके नाम का परचम लहरा रहा था और प्रेम कहानियाँ भी सुनाई जा रही थी, सुनी जा रही थी। कभी वहीदा रहमान के साथ, कभी वैजंती माला के साथ, कभी मधुबाला के साथ, तो कभी कोई और कभी कोई। लेकिन एक वक्त था जब मधुबाला के साथ वाकई में उनका इश्क परवान चढ़ रहा था, और ये वक्त था मुग़ल आज़म का। वही मुग़ल आज़म जिसको बनने में 8 साल लगे थे, कि आसिफ साहब का सपना मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म के सेट पर इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो देखने वाली थी। इसी केमिस्ट्री का भरपूर लाभ उठाया था कि आसिफ साहब ने। कि आसिफ साहब जब भी उन्हें सीन देते तो वो रिहर्सल इस कदर करके आते कि जैसे बिल्कुल फाइनल शॉट हो, और कि आसिफ साहब को लगता कि यही मेरे असली कलाकार हैं। फिल्म के साथ साथ इश्क परवान चढ़ रहा था, इश्क की खबरें मार्केट में, बाज़ार में, फिल्मी दुनिया में सुनी सुनाई जा रही थी, और आखिरकार शादी की खबरें होने लगी तो दोनों को इस बात का अंदाज़ा था कि हाँ, हमारा निकाह होके रहेगा, शादी होके रहेगी। लेकिन यहाँ एक रोड़ा था, और वो था मधुबाला का अब्बा हजूर। मधुबाला अपने अब्बा हजूर से बहुत डरती थी, और यही वो कारण था कि उनके इश्क ने, उनकी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ साथ कहीं एक और कहानी दिलीप साहब की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। 9 साल की सुंदर सी बच्ची जो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो इन दिनों बम्बई आई हुई थी अपनी छुट्टियां मनाने, और वो शूटिंग देखने के लिए मुग़ल आज़म के सेट पर भी गई। वो दिलीप कुमार साहब से भी मिली। अब दिलीप कुमार साहब को उसने 9 साल की उम्र में ही अपना हीरो बना रखा था। अब ये बच्ची कौन थी? ये बच्ची थी नसीम बानो, उस दौर में जिसका नाम परी चेहरा भी था। नसीम बानो की ये बेटी थी सायरा बानो। सायरा बानो को दिलीप साहब से मिलना था, तो वो दिलीप साहब के बाद संदेशा पहुंचा। अब 9 साल की बच्ची को देखकर उन्होंने बच्ची को यूं उठाया और अपने सामने टेबल पर बिठाया, और उससे बहुत देर तक बातें की। बातें मधुबाला ने भी की। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई, फिल्म रिलीज़ हो गई, बच्ची पढ़ने के लिए वापस लंदन चली गई। लेकिन बच्ची जब 16 साल के बाद, मतलब 16 साल की होने के बाद वो वापस बम्बई आई, तो उसने अपनी माँ यानी नसीम बानो से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। माँ ने कहा कि नहीं, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं करूँगी। आखिरकार जब नसीम बानो की बात नहीं मानी सायरा ने, तो नसीम बानो ने दिलीप साहब को कहा कि ज़रा बच्ची को समझाइए, बड़ी ज़िद कर रही है। लेकिन दिलीप साहब ने भी बच्ची को समझाया, वो टस से मस नहीं हुई, और आखिरकार सायरा बानो को पहली फिल्म मिल गई। पहली फिल्म मिली, दूसरी फिल्म मिली, फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन एक प्रोड्यूसर दिलीप साहब के पास एक कहानी लेके पहुंचा। दिलीप साहब ने कहानी सुनी और हाँ कर दी। दिलीप साहब ने हीरोइन का नाम जानना चाहा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि सायरा बानो। उन्होंने मना कर दिया। मना करने का जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सायरा मुझसे कई सालों छोटी है। सायरा को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खफा हुई। वो चुपचाप एक तरह से कोप भवन में जाकर बैठ गई। ना माँ से बात की, ना किसी से बात की। माँ को जब पता चला कि सायरा नाराज़ है तो उसे लगा कि कहीं कोई इश्क का चक्कर तो नहीं है। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि मसला ये है तो उसने दिलीप साहब को कहा कि बच्ची को ज़रा समझाएं। अब सायरा बानो तो यही चाहती थी कि किसी तरह दिलीप साहब से वो बात करे। आखिरकार दिलीप साहब को बुलाया गया। दिलीप साहब ने कहा कि मैंने तो इस वजह से मना किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ फिल्म नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ शादी कर लें। दिलीप साहब सन। आखिरकार दिलीप साहब ने हाँ कर दी, और इस तरह से लोग कहते हैं कि दिलीप साहब ने नहीं,
सायरा ने दिलीप साहब को प्रपोज़ किया। तो इस तरह से ये एक फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा कपल है जो उम्र में बहुत फासले रखता है, लेकिन दिलों में इतना प्यार है, इतना प्यार है। अगर आप आज भी देखें 90 साल की उम्र में भी दिलीप साहब की सेवा सिर्फ सायरा जी ही कर रही हैं। इस तरह के कुछ और किस्से, लेकिन दिलीप साहब के किस्सों के बाद एक बात बहुत ज़रूरी, हिंदुस्तान को नाज है कि दिलीप कुमार उनका है, उनके देश की शान है, आन है, लेकिन पेशावर को भी नाज है। पेशावर वालों ने अपने इस हीरे को, यानी कि दिलीप साहब को, यूसुफ खान साहब को अपनी आंखों में बिठा के रखा है, अपने दिल में सजा के रखा है। कुछ इस तरह से कि उनका जो पुश्तैनी घर है जहाँ दिलीप साहब पैदा हुए, उस घर को उन्होंने एक म्यूज़ियम की तरह बना के रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए आन बान शान है। दिलीप साहब के बाद कुछ और फिल्मी कलाकारों के कुछ किस्से, लेकिन मैं फिर कहूँगा ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से। जी हाँ, लाइट कैमरा एक्शन में ब्लैक एंड वाइट के कुछ किस्से आपके सामने कुछ लेके आया हूँ, कुछ और लाने की ख्वाहिश है। जानता हूँ कि ये किस्से आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किस्से कहीं और नहीं हैं। शुक्रिया। अरे हाँ, जाने से पहले ये वीडियो अपने फिल्मी दोस्तों को, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट वाले ज़माने के दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।